तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास ज्ञानचंद है, इनको फिरोज शाह तुगलक ने इस कार्य के लिए यहाँ पे इनको गरुड़ की उपाधि दी। ठीक है, अब देखो गरुड़ की उपाधि दी तो इतिहासकार इसे एक चीज मानते हैं, जो ये गरुड़ था इनका तुम्हारे पास क्या हुआ करता था, राज्य चिन्ह। ठीक है, और इस राज्य चिन्ह का मतलब क्या है कि अब देखो जो तुम्हारे पास गरुड़ है वो तुम्हारे पास किसके वाहन है, विष्णु भगवान के। किसके हैं? विष्णु भगवान के। तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास वाहन है ना, तुम्हारे पास क्या है, गरुड़ है। इसलिए इतिहासकार इस राज्य चिन्ह से ये चीज उसको रिलेट करते हैं कि तुम्हारे पास जो चंद्रवंश है वो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं तुम्हारे पास किस धर्म के होंगे, वैष्णव धर्म के होंगे। ठीक है, देखो क्लियर नहीं है लेकिन वो तुम्हारे पास किसको देख के बोल रहे हैं, उनके वाहन से। ठीक है, कि गरुड़ गरुड़ इनका क्या है, राज्य चिन्ह। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब इसमें थोड़ा एक चीज आपको याद रखनी है, जो तुम्हारे पास गरुड़ ज्ञानचंद थे, इन्होंने देखो सबसे पहले बात तुम्हारे पास फिरोज शाह तुगलक को कर दिया, खुश कर दिया। अब इनको आप लोग देखो कि अभी तक इनका राजवंश थोड़ा सा सिर्फ नैनीताल तक फैला था। अभी ऊपर ना तो ये तुम्हारे पास सोर में, न सिरा में, न तो तुम्हारे पास पाल वंश में, न इन्होंने डोटी पर कभी अटैक किया। ठीक है, अभी भी ये डोटियों के तुम्हारे पास क्या थे, मांडलिक राजा हुआ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखो आप लोग, अब इस गरुड़ ज्ञानचंद को पूरा बैकअप सपोर्ट किसका मिलेगा, फिरोज शाह तुगलक का। देखो यार, जो उसके वहां पे जा रहा है, राज्य में चले जा रहे हैं, उसको उपाधियां दे रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा राजा जो कि तुम्हारे पास पूरे भारत को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके कुछ ना कुछ पावर आ जाएगी। इसीलिए ये गरुड़ ज्ञानचंद क्या करेगा कि अब धीरे धीरे अपने साम्राज्य को क्या करेगा, विस्तार करेगा। तो ये पहला शासक था तुम्हारे पास कौन, गरुड़ ज्ञानचंद, जिसने कि तुम्हारे पास कहा गए मनकोटी के राजाओं को, इसमें थोड़ा सी लाइन है, गरुड़ ज्ञानचंद वो राजा था जिसने मनकोटी राजाओं को, जो तुम्हारे पास कहाँ पड़ता है, गंगोलिहार में। ठीक है, गंगोलिहार के मनकोटी राजाओं को, और सोर, मैं सोर लिखा हूं तो समझ आने की, आज का तुम्हारे पास कौन सा शहर है, पिथौरागढ़। ठीक है, फिर सिरा, कौन सा, सिरा। और इनमें उस टाइम जो तुम्हारे पास सोर और सिरा को संयुक्त रूप से उस टाइम पे जो यहाँ का शासक था, उसका नाम तुम्हारे पास क्या था, विजय बम, विजय बम। ये क्लियर हो गया, विजय बम था। तो उस टाइम पे याद रखना है कि तुम्हारे पास सबसे पहले गरुड़ ज्ञानचंद ने क्या के मनकोटी राजाओं को, सोर को और सिरा को तुम्हारे पास किया था, विजित किया, क्या था, विजित किया था। ठीक हो गया। और इसकी हमको जानकारी मिलती है, इसकी हमको जानकारी कहां से मिलती है, मझेड़ा, एक सबसे इंपॉर्टेंट है मझेड़ा ताम्रपत्र, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है सेरा खड़कोट, यार नाम लोग है इसको, सेरा खड़कोट। देखो भाई यहाँ पे क्या कहा मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो तुम्हारे पास यहाँ पे गरुड़ ज्ञानचंद था, उसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए अपने उत्तर में तुम्हारे पास मनकोटी राजाओं को, सोर और सिरा को इसने विजित किया था। इसकी जानकारी हमें विजय बम के, किसके, विजय बम के मझेड़ा ताम्रपत्र और सेरा खड़कोट ताम्रपत्रों से मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मझेड़ा ताम्रपत्र और सेरा खड़कोट, आप लोग अपनी किताब में लिखना है, उसमें पहला तुम्हारे पास ये भी लिखा है कि जो तुम्हारे पास मझेड़ा ताम्रपत्र है, उसका संबंध किससे, तुम्हारे पास चंदों और बम राजाओं के बीच संबंध, चंद प्लस बम राजाओं के बीच संबंध दिखा रहे तुम्हारे पास कौन, मझेड़ा ताम्रपत्र। ठीक हो गया। और इस सेरा खड़कोट ताम्रपत्र भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास ये लिखा है, जो तुम्हारा गरुड़ ज्ञानचंद है, इसके लिए इसको महाराजाधिराज, किसकी, महाराजाधिराज की उपाधि दी है। ठीक हो गया। अब देखो कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के राजा को अगर इतनी बड़ी उपाधि दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसने उस राज्य को कहीं ना कहीं से जीता होगा। ठीक है, और उस टाइम पे गरुड़ ज्ञानचंद, मतलब कि जो ये अभिलेख मिले हैं, इसमें ये लिखा है कि उस टाइम पे जो तुम्हारा सोर के राजा थे, तुम्हारे पास कौन थे, मांडराज थे। और उस टाइम पे गरुड़ ज्ञानचंद के समय पर एकमात्र तुम्हारे पास क्या हुआ करता, एक ही उस टाइम पे मांडलिक राजा थे तुम्हारे पास कौन, विजय बम, कौन था, विजय बम था। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, ये दो के तुम्हारे पास कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो पिथौरागढ़ के मझेड़ा ताम्रपत्र और सेरा खड़कोट ताम्रपत्र से हमें गरुड़ ज्ञानचंद के इस उपाधि का पता चलता है, जिसमें उसको महाराजाधिराज की उपाधि मिली है। और उसका बम, मतलब कि विजय बम के साथ संबंध भी हमको कहां से मिलता है, मझेड़ा ताम्रपत्र से मिलता है।
ठीक हो गया। अब इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज याद रखनी है, जो तुम्हारा गरुड़ ज्ञानचंद था, देखो अब कोई राजा किसी भी इतने बड़े बड़े राज्यों को जीत रहा है, इसमें कहीं ना कहीं उसके साथ कोई ना कोई अच्छा तुम्हारे पास क्या होगा, सेनापति होगा, क्या होगा, सेनापति होगा, ठीक है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेनापति है, उसका नाम थोड़ा सा आप लिख दो। जो तुम्हारे पास गरुड़ ज्ञानचंद था, इसका सेनापति तुम्हारा कौन था, नीलू कठायत, नीलू कठायत, ठीक हो गया। अब जब ये नीलू कठाई इतना महान था, ये तुम्हारे पास, ये भी तुम्हारे पास कहाँ का था, जो तुम्हारा जहाँ की है ना डीडीहाट, वहीं का तुम्हारे पास कौन था, नीलू कठायत। तो इस नीलू कठायत के ही नेतृत्व में इसने अपने इर्द गिर्द के सभी राजाओं को तुम्हारे पास किया था, विजित किया था। और इससे तुम्हारे पास इस गरुड़ ज्ञानचंद के जितने भी वहाँ के राज दरबारी थे, उन लोगों ने किसके कान भर दिए, गरुड़ ज्ञानचंद के कान भर दिए कि भाई जो नीलू कठायत है वो इन राज्यों को जीत रहा है, और बल वहां पर क्या कर रहा है कि अपने पुत्रों को वहां का क्या कर रहा, शासन दे रहा, कौन, नीलू कठायत, जो कि ये ऐसा कुछ बांध दी, ये तो बिल्कुल अपने राज्य के प्रति वफादार सेनापति था, ठीक है। लेकिन जो इनके एक नाम पड़ता है इसमें तुम्हारा, उसका नाम तुम्हारा कमेल क्या था, हाँ जस्सा, इसका नाम है जस शाह कमलेखी ख्वास, ये आप लोगों की किताब में लिखा है, ठीक है। जो तुम्हारे पास इसका एक राज दरबारी था, इसका नाम तुम्हारे पास क्या था, जस शाह कमले की ख्वास। और इसी के कहने पर जो तुम्हारे पास गरुड़ ज्ञानचंद है, उसने नीलू कठायत के दोनों पुत्रों की तुम्हारे पास से कर दी, आंखें फोड़ दी, दोनों पुत्रों की आंखें फोड़ दी, ठीक है, फोड़ी, किसने, गरुड़ ज्ञानचंद ने, किसके कहने पर, अपने राज दरबारियों के कहने पर उसने नीलू कठायत के दोनों पुत्रों की आंखें फोड़ दी, और उन्हीं के कहने पर नीलू कठायत की तुम्हारे पास करा दी, हत्या करा दी। अब देखो कोई सेनापति तुम्हारे इतना बड़ा राज्य जीत रहा है, तुम्हारे लिए अपनी जान तक कुर्बान, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, ठीक है। तो उस लेकिन अपने जो तुम्हारे पास राज दरबारों के कहने पर उसने अपने इतने बड़े सेनापति के दोनों पुत्रों की आंखें फोड़ दी, और खुद उसकी भी तुम्हारी क्या करा दी, यहाँ पे हत्या करा दी। तो तुम्हारे पास गरुड़ ज्ञानचंद से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है यही है कि सबसे पहले इसको शाह की उपाधि किसने दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। इसका इसने सबसे पहले तुम्हारे पास सोर, सिरा और मनकुटी राजा को जीता था, जिसकी जानकारी हमको मझेड़ा, ताम्रपत्र और सिरा खड़कोट से मिलता है। उस टाइम पे यहाँ के तुम्हारे पास राजा तुम्हारे पास कौन थे, विजय बम थे, कौन थे, विजय बम थे, और इनके सेनापति तुम्हारे पास कौन थे, नीलो कठायत, ठीक हो गया। इसके बाद तुम्हारे पास है हरिहरचंद, ये भी तुम्हारे पास भोग विलासी थे, इनके बारे में हमको कोई डेटा मिलता नहीं है। फिर तुम्हारे पास कौन है, उद्यानचंद। उद्यानचंद में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट लिख लेना है आप लोग, उद्यानचंद में क्या लिखना है, देखो जितनी चीज हमको मिलेगी थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बार बार उसका रिवीजन करते जाना है, क्योंकि देखो अभी तक हमने जो परमार वंश पढ़ा, मुझे नहीं लगता कि किसी को अच्छे से याद होगा, ठीक है। क्योंकि अब हम इतना आगे पहुंच चुके हैं कि वो एक इंसान की प्रवृत्ति है कि इंसान क्या होता है, पीछा भूलता जाता है, आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। लेकिन उसको याद करने के लिए हमारे पास एक ही है, तुम्हारे पास क्या है, रिविजन। रिविजन सबसे बड़ा मूल मंत्र है तुम्हारे पास याद करने का। जितनी बार तुम्हारा रिवीजन होगा उतनी बार तो तुमको रिवीजन होता रहेगा। और पेपर के टाइम पे एग्जैक्ट याद किसी को रहता नहीं है, हमको ऑप्शन आएगा, हमने ऑप्शन के हिसाब से करना है, इसको टिक करना है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास उद्यान चल आएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट काम करेगा। देखो इसके दादा ने सबसे गलत काम किया था, नीलू कठायत की हत्या की थी, नीलू कठायत की हत्या करी थी, और क्या करते कि इनके दोनों पुत्रों की आंखें फोड़ दी। अब जो उद्यान चंद है, इसको इसके बारे में पता चल जाता है कि भाई मेरे दादा ने क्या कर दिया, इतना गलत काम कर दिया, और इसका कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ेगा। नहीं कहते लोग कि अगर दादा लोग अगर कोई गलत काम करते हैं तो उनके नाते को तक भुगतना पड़ता है, ठीक है, उनका प्रायश्चित उनके परिवार को, उनके कुल को भोगना पड़ता है। तो इसी के लिए उद्यानचंद सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने राज्य में विभिन्न प्रकार के मंदिरों का तुम्हारे पास क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट एक मंदिर है तुम्हारे पास बालेश्वर मंदिर। क्या है, थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट लिख दो, चंपावत का बालेश्वर मंदिर, चंपावत का बालेश्वर मंदिर। अगर आएगी चंपावत का बालेश्वर मंदिर किसने बनाया, तो उद्यानचंद ने बनाया। किसने बनाया, उद्यानचंद ने बनाया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बालेश्वर मंदिर कहाँ है, तो चंपावत में, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट में क्लियर हो जाएगा, और हमारे हिस्ट्री में तो क्लियर होते जा रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो तुम्हारा बालेश्वर मंदिर हो गया, किसका है तुम्हारे पास, उद्यानचंद में, ठीक है। इसने यहाँ पे जो तुम्हारी यहाँ की जनता थी, दी इनको इन्होंने माल गुजारिश के लिए भी तुम्हारे क्या कर दिया, माल गुजारी से भी मुक्त किया। क्या क्या, से मुक्त किया, कितना साल के लिए, 1 साल के लिए। देखो इतना बड़ा काम किया इसने, ठीक है, किसके लिए, सिर्फ अपने दादा के द्वारा किए गए इन
कृत कार्यों से, ठीक है, जो ये तुम्हारे पास इसने गलत काम किए थे, नीलोपट जैसे वीर महानों की इसने यहाँ पे हत्या करा दी, उनके प्रायश्चित के लिए चंपावत में इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया तुम्हारे पास, बालेश्वर मंदिर बनाया। चंपावत का बालेश्वर मंदिर उद्यानचंद ने बनाया था, और इसने जनता से उसने मालगुजारी से 1 साल तुम्हारे क्या करा, मुक्त। देखो मालगुजारी मतलब क्या होता है, मालगुजारी मतलब तुम्हारा कुल मिला के एक होता है दस्तूर। दस्तूर मतलब ये इसको बोलते हैं टैक्स, क्या बोलते हैं, टैक्स। जो उस टाइम पे जनता लोग अपने राजा को पे करते थे, उसे हम मालगुजारी कहते हैं या दस्तूर कहते हैं, ठीक है, जो मतलब कि राजा को भेंट करने पड़े, ठीक है। तो 1 साल तक उसने पूरी जनता को टैक्स फ्री किया था, किसने, तुम्हारे पास उद्यानचंद ने, ठीक है। फिर तुम्हारे पास कौन आया, विक्रमचंद। विक्रमचंद तुम्हारे पास भोग विलासी था, उसने ज्यादा कुछ किया नहीं, इसलिए हमारे पास डाटा मिलता है नहीं। तुम्हारे पास थोड़ा इंपोर्टेंट तुम्हारे पास कौन है फिर, भारतीय चंद, ठीक है। इसका थोड़ा सा आगे लेना 1437 लेकर 1477 का, ठीक है। इसका थोड़ा हमको टाइम पीरियड मिलता है, ठीक है। इससे पहले राजाओं को मैंने टाइम पीरियड लिखा है नहीं, क्योंकि इनके बीच बहुत सारे राजा हैं जो हमारे पास पूरा डेटा मिलता है नहीं, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमारे को जानकारी मिलती है कि इतिहासकारों की किताबों से या कहीं ताम्र पत्रों से, वो हमने इसमें पूरा कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा भारतीय चंद लास्ट लिख दो अभी। भारतीय चंद अभी तक देखो डोटी भी जीत गया, अब सोर भी जीत लिया, सिर भी जीत लिया, किन्होंने, चंदों ने। अब सिर्फ तुम्हारे पास कौन बच रखा है, डोटी। लेकिन जब विक्रमचंद आया भारत चंद से पहले, तो इसके कार्यकाल में याद रखने की, देखो अब जैसे कोई बड़ा राजा, ठीक है, वो किसी उसने हर जितने भी उसके इर्द गिर्द राजा थे उनको उसने कंट्रोल किया, लेकिन जैसे उसकी डेथ हो जाएगी, जरूर नहीं है कि उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो तुम्हारे पास क्या होगा, योग्य शासक होगा, ठीक है। जरूर नहीं है कि जो उसके पिता ने किया वो यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो अगर वो योग्य शासक नहीं निकलता है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उसके इर्द गिर्द के मांडलिक राजाओं पर पड़ता है, वो अपने को फिर से तुम्हारे पास क्या करते हैं, स्वतंत्र करते हैं, क्या करते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, ठीक है। कौन, जो तुम्हारे पास उस टाइम पे उसके अधीन कार्य कर रहे होंगे, वो खुद अपने को तुम्हारे क्या कर देंगे, स्वतंत्र घोषित कर देंगे। फिर तुम्हारे पास चंद वंश में जो तुम्हारा भारतीय चंद थे, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है भारतीय चंद याद रखने की, इसने ये पहला शासक है जिसने की डोटियों की दास्ता को खत्म करने के लिए डोटी पर तुम्हारे पास 12 सालों तक तुम्हारे पास क्या करा था, आक्रमण किया था। 12 सालों तक किया था, युद्ध किया था, किसके साथ किया था, डोटी के मलवंशी राजाओं के साथ, डोटी के मलवंशी राजाओं के साथ। अभी तक हम कितना देखो, हमने शोर पढ़ा, सिरा पढ़ा, ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा राजा नहीं था जिसने की डोटी की दास्ता खत्म करने के लिए, उसकी अधीनता को खत्म करने के लिए उस पर अटैक किया था। वो तुम्हारे पास पहला राजा तुम्हारे पास कौन था, भारतीय चंद था। उसने 1437 में अटैक, 1438 में अटैक करना शुरू करे था 12 साल तक, और 1451 में, 1451 में इसने तुम्हारे पास क्या कर दिया, डोटी को जीत लिया। बहुत बड़ा शासक भाई, डोटी को जीत लिया। कुमाऊं वंश का वह पहला शासक जिसने की डोटी की दास्ता को खत्म किया था, और 12 साल तक वहां पर युद्ध लड़ा था। तुम्हारे पास कौन था, भारतीय चंद था, कौन था, और 1451 में, क्योंकि 1451 में इसका एक हुड़ेती ताम्रपत्र से क्या मिलता है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, हुड़ेती ताम्रपत्र से, ठीक है। पिथौरागढ़ में सारे ताम्रपत्र है तुम्हारे पास, पिथौरागढ़, ठीक है, तो लिख दो हुड़ेती के ताम्रपत्र से। ताम्रपत्र तुम्हारे पास किसका मिलता है, तुम्हारे पास भारतीय चंद, किसका मिलता है, भारतीय चंद का, ठीक हो गया। और इसी हुड़ेती ताम्रपत्र में इसी भारतीय चंद के पुत्र रत्नचंद का भी तुम्हारे पास क्या मिलता है, उल्लेख मिला, ठीक है, रत्नचंद का। थोड़ा सा ये चीज याद रखना, ये जो तुम्हारे पास हुड़ेती ताम्रपत्र है तुम्हारे पास किसका मिलता है, उसमें दिख नहीं रहा होगा, आप लोग यहाँ लेना हुड़ेती ताम्रपत्र लिखा, हुड़ेती ताम्रपत्र, ठीक हो गया। इसमें तुम्हारे पास रत्नचंद का भी तुम्हारे पास जिक्र मिलता है, वो तुम्हारे पास कौन थे, भारतीय चंद के पुत्र ये थे। इसमें थोड़ा एक लास्ट चीज आपको याद रखना है, देखो वीडियो को बीच में पॉज करते जाना है और अपने नोट्स बनाते जाना है, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि मैं फिर तुमको स्क्रीनशॉट खींचने के लिए करूँ, फिर बहुत टाइम हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपको पॉज करना है वीडियो और फटक से अपना क्या करना है, नोट करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज याद रखना है, जो तुम्हारे पास भारतीय चंद थे, कौन थे, भारतीय चंद थे। इन्होंने, मैंने कहा था कि 1451 में तुम्हारे पास क्या था, डोटी को जीता। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, हुड़ेती ताम्रपत्र से, ठीक है। इस हुड़ेती ताम्रपत्र मानते हैं कि इस भारतीय चंद ने एक गांव तुम्हारे पास क्या कहता है वहां पे, दान किया था, क्या कहता, दान किया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जब यहाँ पे मैंने कहा था कि कितने सालों तक युद्ध लड़ा इन्होंने, 12 सालों तक। अब यार एक चीज बताओ, अगर कोई माने बात 15-16 साल का लड़का
या फिर 18-19 साल का अगर इस युद्ध में जाएगा, क्योंकि याद रखना चाहिए जब भारतीय चंद ने डोटी पर अटैक किया था तो उसकी सेना में सभी धर्मों के सभी जातियों के लोग तुम्हारे क्या थे, सैनिक थे। ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ क्षत्रियों को बोला, ये पहला शासक है जिसने कि अपने सेना में सभी जाति और धर्म के लोगों को शामिल किया था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जब भारत यहाँ से गए तो उस टाइम पे देखो इसमें कोई 18 साल का होगा, कितना साल होगा, 18 साल होगा, कोई 19 साल होगा। अब इनमें अगर मैं 12 साल अगर ऐड कर देता हूँ तो तुम्हारे पास मिनिमम तुम्हारे पास कितना आता है, 30 साल। तो अगर कोई 18 साल का बच्चा अगर युद्ध करने जाता है, अगर वो वहां पे स्टोर में आएगा 12 साल बाद, तो उसकी उम्र तुम्हारे पास कितनी होगी, महज 30 साल होगी। 30 साल बाद चलो ये तो शादी कर सकते हैं ना, आने के बाद तुम्हारे पास से कर सकता है, शादी कर सकता है। लेकिन अगर कोई सेना कोई अगर सैनिक अगर सपोजर अगर 25 साल का है, अगर वो 12 साल बाद आता है तो कितना हो रहा है तुम्हारे पास, 37 कितना हो रहा है, 37, ठीक है। 37 से उस लड़की कौन देगा भाई। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे क्या कर दी कि जो तुम्हारे पास ड्यूटी था उन ड्यूटियों में तुम्हारे पास वहां की लड़कियों से तुम्हारे पास क्या कर दी, शादी कर दी। और उन शादी के बाद उनके द्वारा जो पुत्र उनको प्राप्त होती है उन्हें हम कहते हैं नायक जाति, क्या कहते हैं, नायक जाति। आपकी किताब में लिखा हुआ कि क्या, चंदों के द्वारा उत्पन्न अवैध संतान, रोटी में चंदों के द्वारा अवैध संतान को कौन सी जाति कहते हैं, नायक जाति कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या करा कि जब इन्होंने यहाँ से युद्ध करके वापस लौट रहे थे तो इन्होंने इन मतलब कि जो इन्होंने शादी करी थी उनको तुम्हारे पास वहीं पे छोड़ दिया, अपने साथ कुमाऊं लेके नहीं आए। इसीलिए उन लोगों को वहां के लोग तुम्हारे पास हमेशा को दृष्टि देखते कि भाई ये लोग तुम्हारे पास अवैध संतान है, इसलिए हमेशा इनके साथ तुम्हारे पास क्यों होता है, यहाँ पे सामाजिक भेदभाव होता है, इनका हमेशा बहिष्कार होता है, जिनको कि इनको सामना करना पड़ता है। ये वैश्यावृत्ति करने लगे उसके बाद इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। इसलिए हम अब उस बाद आधुनिक भारत में पढ़ेंगे एक नायक जाति सुधार की पढ़ेंगे, नायक जाति सुधार आंदोलन 1919 में होता है ये, इसको हमको उसमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ से भारतीय चंद्र समुख सिर्फ यही रखना है, होड़े ताम्रपत्र, और इसने रोटी की दास्ता खत्म करी थी। और इसने क्या करा था, इसका पुत्र तुम्हारा कौन था, रत्नचंद था। और उसके बाद तुम्हारे पास इसने यहाँ से नायक जाति का उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा एक चीज और देना, जो होड़े ताम्रपत्र है उसमें तुम्हारे पास कौन मिलता है, रत्नचंद, कौन मिलता है, रत्नचंद। और ये रत्नचंद थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रत्नचंद ने सबसे पहले तुम्हारे पास भूमि बंदोबस्त की थी, भूमि बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त क्यों कर दी, क्योंकि अब देखो उनका राज्य बढ़ रहा है, अगर जितना राज्य बढ़ेगा उतना हमको वहां से टैक्स पे करना है, कितना कितने हमारे पास जमीन है, कितना हमने जीत लिया है, उसके लिए सबसे पहले बंदोबस्त करना जरूरी है, ठीक है। तो याद रखना कि जो तुम्हारे पास सबसे पहले कहाँ पे, कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त करने का श्रेय तुम्हारा किसको जाता है, रत्नचंद को जाता है, ठीक हो गया। और सबसे पहले तुम्हारे पास पंचायती व्यवस्था लागू करने वाला कौन था, सोमचंद, कौन था, सोमचंद था, ठीक है। तो इसमें याद रखिए रत्नचंद। तो आज की क्लास में हमने रत्नचंद तक एंड कर लिया है। अब इसके बाद जितने भी है सारे क्या है तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास कौन आएगा, भीष्मचंद, फिर बालकृष्ण चंद, कीर्तिचंद, ठीक है। तो उनको हमने गढ़वाल के राजाओं के साथ पूरा पढ़ा है। इसके बाद आने वाले राजाओं को, चाहे तुम्हारे पास कीर्तिचंद है, चाहे बालकृष्ण चंद है, चाहे तुम्हारे पास लक्ष्मी चंद है, उनको हमने पूरा का पूरा तुम्हारे पास किसके साथ पढ़ा है, गढ़वाल के राजाओं को पढ़ते समय हमने उनका पूरा पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या थे उसको हमको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो आज के लिए इतना ही है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोगों की तैयारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि पेपर एग्जाम भी जल्दी आने वाले हैं, मतलब कि अप्रैल मई तक पेपर हो जाएंगे आप लोगों के। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए जय हिंद।